हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो सीटेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम में क्या कहते हैं? यह कथन किसका है? वह बताना है कि यह कथन किसका है। तो ऑप्शन 1 है गेट्स का, ऑप्शन 2 है काल्विन का, ऑप्शन सी है CE स्किनर का और ऑप्शन डी है यानी चौथा है प्रेसी का। तो बताना है यह जो प्रश्न है इसका आंसर कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा पहला गेट्स का। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। तो यह जो कथन है यह ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में आता है? तो देखेंगे, पहला है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, दूसरा है जब वह बोलना शुरू करता है, तीसरा है जब वह घर से बाहर निकलता है, चौथा है जब अपने जन्म से। तो एक बालक जो होता है वह अपने जन्म से ही कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में पहला, दूसरा और तीसरा यह ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जब विद्यालय में प्रवेश किया जाता है तो कुछ न कुछ सीखा रहता है, बोलता है भी तो कुछ न कुछ सीखा रहता है, और घर से बाहर भी जाता है तो कुछ न कुछ सीखा रहता है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वह जन्म से ही कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास और चौथा ऑप्शन है कौशल विकास। तो क्षमता का जो विकास है उसको क्या कहेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 4, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। अनुभव होगा, परिपक्वता होगा, शारीरिक विकास होगा या कौशल विकास होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह है कौशल विकास। यानी जो भी क्षमता का विकास होता है तो उसके साथ साथ कौशल का भी विकास होता है। हम लोग सीखते हैं तो उसमें कौशल का भी विकास होता है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। क्या बना दिया? पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित और चौथा ऑप्शन है विषय केंद्रित। तो जो मनोविज्ञान है यह शिक्षा को किस रूप में देखता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो विषय केंद्रित नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा और पाठ्यचर्या केंद्रित भी नहीं होगा, लेकिन इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, बाल केंद्रित। जो मनोविज्ञान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है बच्चे और शिक्षक में संबंध, ऑप्शन 2 है बच्चे और समाज में संबंध, ऑप्शन 3 है शिक्षक और विषय में संबंध, ऑप्शन 4 है विषय और बच्चे में संबंध। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताना है। तो जो राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के जो 3 संबंध है इसमें क्या सम्मिलित है? तो वह ऑप्शन जो सही होगा वह तीसरा होगा, क्योंकि शिक्षक और विषय में संबंध जो है वह नहीं होता है। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है राय वर्ण के अनुसार। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1 है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, तीसरा है पाठ्य वस्तु का परिमार्जन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य होता है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होता है अधिगम को दर्शाता है। यानी कि बच्चा जो सीखता है, अधिगम करता है, उसके व्यवहार में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन पहला है शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन दूसरा है व्यवहार में स्थिरता, ऑप्शन 3 है अस्थिरता की समस्या और चौथा है संवेगात्मक समस्याएं। तो जो बालक की किशोरावस्था का जो लक्षण होता है वह होता है व्यवहार में स्थिरता जो होता है यह नहीं होता है, लेकिन शारीरिक परिवर्तन होता है। अस्थिरता की जो समस्या होती है, जो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं अस्थिर पाए जाते हैं, और संवेगात्मक समस्याएं भी किशोरावस्था में पाई जाती हैं।
तो ये तीनों ऑप्शन जो है यह किशोरावस्था के लक्षण हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है व्यवहार में स्थिरता, तो यह व्यवहार में स्थिरता जो है यह किशोरावस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा व्यवहार में स्थिरता, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आज का 8वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ऑप्शन 1 है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में। ऑप्शन 2 है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में। ऑप्शन 3 है बच्चों के चरित्र निर्माण में। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी के लिए। तो जो बाल मनोविज्ञान है वह शिक्षक की मदद कैसे करता है, तो यह मदद करता है बालकों के सभी विकास के लिए इसका महत्व है। तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि है। तो इसमें ऑप्शन 1 है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन 2 है विचारात्मक विधि, ऑप्शन 3 है आत्मनिरीक्षण विधि और ऑप्शन 4 है निरीक्षण विधि। तो इसमें से जो ऑप्शन है वह कौन सा सही होगा, तो देखते हैं हम लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की जो वस्तुनिष्ठ विधि है इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो तीसरा है आत्मनिरीक्षण विधि, यह वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, लेकिन प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि और निरीक्षण विधि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है। तो पहला ऑप्शन है पलायन का भय से, दूसरा है संवेदना का आश्चर्य से, तीसरा है युद्ध प्रियता का क्रोध से और चौथा है अप्रियता का घृणा से। तो यहाँ हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि जो संवेदना है आश्चर्य से मेल नहीं खाती है, लेकिन घृणा जो है अप्रियता से आती है, पलायन भय से आता है और युद्ध क्रोध से आता है। अगला प्रश्न है कि संवेद को सामान्यतः सुख देता है। ऑप्शन 1 है करुणा, ऑप्शन 2 है एकाकीपन, ऑप्शन 3 है भूख और ऑप्शन 4 है आत्माभिमान। तो जो संवेद होता है यह सुख देता है आत्माभिमान के द्वारा। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है। ऑप्शन 1 है आदर, ऑप्शन 2 है निवास स्थान, ऑप्शन 3 है पशु, ऑप्शन 4 है क्रोध। तो जो अमूर्त भाव जो है इन चारों में से, तो अमूर्त भाव कौन सा होगा, आदर होगा, निवास स्थान होगा, पशु होगा या क्रोध होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आदर, यह अमूर्त अस्थायी भाव है आदर, यानी यह दिखता नहीं है, अमूर्त अस्थायी भाव है। निवास स्थान जो है अस्थायी भाव है, क्रोध अस्थायी भाव है, पशु अस्थायी भाव है, लेकिन आदर जो है अमूर्त अस्थायी भाव है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा पहला आदर। यह जो प्रश्न है यह सीटेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न कौन सा आने वाला है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है प्रश्न में। ये जो 13वां नंबर का जो प्रश्न है, सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वह 7 जुलाई को होने वाला है और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो एडमिट कार्ड को लेते हुए आप लोग एक दिन पहले परीक्षा सेंटर पे जाना सुनिश्चित करें और परीक्षा को अच्छे तरीके से दें, समझ के प्रश्नों को हल करें और इस पे ध्यान दें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न में नहीं अगर आता है तो उस पे ध्यान दें कि किस प्रश्न में नहीं शब्द आया हुआ है, तो वहाँ पे नहीं का जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी गलती से नहीं वाला नहीं देख पाते हैं और वहाँ पे हम लोग सही ऑप्शन चुनते हुए प्रश्न को हल करके आ जाते हैं, तो प्रश्न गलत हो जाता है। इस तरह से प्रश्न में नहीं अगर आता है तो उसको ध्यान से देख लें कि इस प्रश्न में नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो जो चारों ऑप्शन होते हैं उसमें से नहीं वाले को बताना है। अगला प्रश्न है कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 है सक्रिय सहानुभूति का, ऑप्शन 2 है निष्क्रिय सहानुभूति का, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत सहानुभूति का और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दुखी व्यक्ति होता है उसके सहानुभूति के लिए 2 शब्द जो कहना उदाहरण है वह निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है वह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ऑप्शन 2 है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ऑप्शन 3 है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में व्यक्ति का विकास जो है
इसके संबंध में क्या सही नहीं है तो बताना है। तो जन्म और मृत्यु ये भी देखा जा सकता है, लेकिन इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरा जो होता है किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 2 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। और तीसरा है, किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। और चौथा, किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा स्टैनले हॉल के अनुसार वह दूसरा होगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है कौन है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है समूह का महत्व और चौथा है तीव्र समायोजन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो किशोरावस्था का जो विशेषता नहीं है वह है तीव्र समायोजन। मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और समूह का महत्व भी है किशोरावस्था में। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा कि विशेषता नहीं है वो बताना है। अगला प्रश्न है, थकावट और बीमारी जैसे कारण मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, दूसरा है बच्चे के शारीरिक विकास को, तीसरा है बच्चे की संकल्प शक्ति को और चौथा है बच्चे के आत्मविश्वास को। तो बच्चों में थकावट और बीमारी जो है यह प्रभावित करती है बच्चे के शारीरिक विकास को, यानी कि जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह पढ़ने में भी और आत्मविश्वास में भी वह स्थिर रहता है। लेकिन जब उसका शारीरिक रूप से वह स्थिर नहीं होगा, शारीरिक रूप से उसका विकास नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तो उसे उसकी संवेगात्मक विकास, संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास दोनों नहीं बढ़ पाएंगे, जो बालक की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थकावट और बीमारी का जो मुख्य प्रभाव है वह शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसलिए इस प्रश्न नंबर 17 का जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। बच्चे के शारीरिक विकास को बीमारी और थकावट प्रभावित करती है। हम लोग सी-टेट का जो प्रश्न है उसको कई पार्ट में करेंगे और लगातार करते चल रहे हैं। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न में थोड़ा सा देर हो रहा है तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे अगले प्रश्न के आने में। 18वें नंबर का प्रश्न है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये ऑप्शन में आते हैं हम लोग 18वें नंबर का, सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है ये बताना है कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया। आप लोग गेस करेंगे, आंसर इसका ढूंढने का प्रयास करेंगे कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो याद करेंगे कि यह किसका कथन है और किसके द्वारा यह कहा गया है। तो सीखना जो है एक विकास की प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है। तो सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह जो कथन है वुडवर्थ का है। ऑप्शन में अभी आने वाला है, आप लोग बताएंगे किस ऑप्शन पे है, किस नंबर पे आता है। थोड़ा सा ऑप्शन आने में लेट हो रहा है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है जीवन भर चलती रहती है, आदमी ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यह जीवन की जो प्रक्रिया होती है सीखने की प्रक्रिया है। हम लोग ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। तो इस कथन को वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। इसका ऑप्शन 1 है वुडवर्थ, ऑप्शन 2 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 है मॉर्गन और ऑप्शन 4 है क्रॉनबेक। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है सीखना कुछ नया करना है, ऑप्शन 2 है सीखना अनुभवों का संगठन होता है, तीसरा है सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है और चौथा है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो सीखने से क्या संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 जो होगा सही होगा, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, तो यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? ऑप्शन 1 है उपयोग का नियम, ऑप्शन 2 है अभ्यास का नियम, ऑप्शन 3 है आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन 4 है मनोवृत्ति का नियम। तो इसमें जो अधिगम का जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का वह क्या है? तो
तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा, अभ्यास का नियम जो है थॉर्नडाइक का दिया हुआ नियम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोध नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन 2 है जीवन से न जोड़ना, ऑप्शन 3 है अधिगम परिस्थिति और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है अधिगम परिस्थिति, यह सही नहीं है। जो प्रभावी अधिगम होता है इसमें जो सीखना होता है वह अधिगम परिस्थिति ये प्रभावित नहीं करती है, लेकिन प्रेरणा का अभाव जो है अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? ऑप्शन 1 है आधा इकाई, ऑप्शन 2 है स्मृति भंडारण इकाई, ऑप्शन 3 है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई और ऑप्शन 4 है प्रदाय इकाई। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा होगा, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, यह कंप्यूटर की ऐसी इकाई है जो जटिल गणना करने की क्षमता इसमें होती है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई कंप्यूटर की जो ऐसी इकाई है जो जटिल गणनाएं करने की क्षमता रखती हैं, उसको कहते हैं केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? इसका ऑप्शन है 1 है ओवरहेड प्रोजेक्ट, ऑप्शन 2 है नाटक, ऑप्शन 3 है प्रदर्शन, ऑप्शन 4 है क्षेत्र भ्रमण। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ओवरहेड प्रोजेक्ट, यह क्या है कि शिक्षण अधिगम के लिए यह एक कोई सामग्री नहीं है, लेकिन नाटक प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण जो है वह सहायक सामग्री है। दूसरा 24 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण का से प्रकार है। पहला है शाब्दिक अंतःक्रिया, दूसरा है अशाब्दिक अंतःक्रिया और तीसरा है 1 और 2 दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो जो कक्षा में संप्रेषण के प्रकार हैं वह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं, तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्ष केंद्रित और चौथा है समस्या केंद्रित। तो जो अनुदेशन की प्रणाली का उपागम है वह है समस्या केंद्रित है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। पहला है वाद विवाद विधि, दूसरा है कार्यशाला विधि, तीसरा है विचार गोष्ठी विधि और चौथा है ये सभी। जो समूह विधि द्वारा होता है सीखने का जो उदाहरण है, इसमें वाद विवाद भी आता है, कार्यशाला विधि भी आता है, विचार गोष्ठी भी आता है, तो इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन होगा ये सभी सही हो जाएगा। क्योंकि जो समूह में सीखने की प्रक्रिया होती है, भ्रमण से भी सीख सकते हैं, वाद विवाद से भी सीख सकते हैं, कार्यशाला में भी सीख सकते हैं और विचार गोष्ठी करके भी सीख सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करके भी जो सीखने का एक समूह विधि है यह है। तो इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सभी समूह विधियों के उदाहरण हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे अभी। तो यह क्या सही नहीं तो बताना है। पहला है यह संतुलन प्रदान करता है, दूसरा है यह समस्या का समाधान करता है, ऑप्शन 3 है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन 4 है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज का 28 नंबर का प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। पहला है सामाजिक परिवेश, दूसरा है थकावट, तीसरा है मानसिक स्तर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक हैं इनमें से एक कौन सा है? तो वह सामाजिक परिवेश है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो इसमें ऑप्शन 1 है सहनशीलता, ऑप्शन 2 है आत्मविश्वास, ऑप्शन 3 है संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जो लक्षण होता है उसके अंदर सहनशीलता भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होता है। तो ये सभी मिलके एक स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण दर्शाता है। तो इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सभी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एक स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वह किसी भी बातों को सहन करने का उसमें क्षमता होती है, उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है।
आज का 30वें नंबर का प्रश्न है, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। दूसरा है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। तीसरा है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। और चौथा है अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो इसमें कथन जो गलत है वो बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही। अगला प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। पहला है विवाद, दूसरा है सूचना, तीसरा है विचार और चौथा है तर्क वितर्क। तो जो कक्षा में परस्पर संवाद होता है इससे सामने क्या उभर के आता है। विवाद यह निगेटिव है, इस पे नहीं जाएंगे। सूचना तो हम लोग लेते रहते हैं। चौथा है तर्क वितर्क, लेकिन इसमें जो तीसरा ऑप्शन है विचार, यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरण। दूसरा है रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरण लिंग। तीसरा है अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा जाति। और चौथा है रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट और अभिप्रेरणा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा यह सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है टर्मन ने, ऑप्शन 2 है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन 3 है गिलफोर्ड ने और ऑप्शन 4 है बीने ने। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है इसको देने वाले जो हैं वो हैं स्पीयरमैन। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा स्पीयरमैन। यानी जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो उनका नाम है स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। 34 नंबर का जो प्रश्न है वह है संप्रेषण का कार्य है। तो सब लोग जानते हैं कि संप्रेषण का जो कार्य होता है, संप्रेषण का अर्थ होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे से सूचनाओं को वितरित करना, एक दूसरे में सूचनाओं को पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को देना। तो संप्रेषण का जो कार्य होता है इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन 1 है सूचना का आदान प्रदान, दूसरा है शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन स्क्रीन पे आ रहा है। ऑप्शन और 2 ठो क्या क्या है हम लोग देखते हैं। लेकिन संप्रेषण का जो कार्य है, यह कार्य जो है यह सूचनाओं को आदान प्रदान करना है। तीसरा है अभिप्रेरण है और चौथा है उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण का जो कार्य होता है सूचना का आदान प्रदान करना होता है। इस ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन दिए हैं तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अभिप्रेरण, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पहला है तीव्र, दूसरा है संवादमूलक, तीसरा है सरल और चौथा है एक तरफा। तो जो कक्षा कक्ष का शिक्षण का जो होना चाहिए, यह कैसा होना चाहिए। वह होना चाहिए तीव्र नहीं होना चाहिए, एक तरफा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संवादमूलक होना चाहिए। बच्चों से संवाद करते हुए शिक्षण कार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। पहला है तार्किकता, दूसरा है अमूर्त चिंतन, तीसरा है निर्णय शक्ति, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। तो इसमें जो किशोर किशोरियों के संदर्भ में जो सबसे उत्तम जो समूह है वह पहला हो जाता है, क्योंकि तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति जो है यह किशोर और किशोरियों में होना चाहिए। यह जो इसका जो समूह है तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, तो यह ऑप्शन पहला सही हो जाएगा किशोर किशोरियों के संदर्भ में। जो इसका अगला प्रश्न आने वाला है वह 37 नंबर का प्रश्न है। उस प्रश्न में क्या है देखेंगे हम लोग। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही कहा जाए कि सहज रूप से इसको अगर हम लोग पेपर को देखते हैं तो बहुत ही सहज होकर पेपर को देखना चाहिए। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है
अभिरुचि, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अभियोगिता और चौथा है अभिवृत्ति। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? कार्य करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभियोग्यता। इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होगा, अभियोग्यता। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। एक उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 है उदात्तीकरण, ऑप्शन 2 है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 है युक्तिकरण और ऑप्शन 4 है तादात्म्यीकरण। तो इसमें से जो एक व्यक्ति है जो बीएड प्रवेश परीक्षा में असफल होता है, तो और यह एक युक्ति के द्वारा कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब बनना नहीं चाहता था तो उसने बीएड का प्रवेश परीक्षा क्यों दिया? तो उसने अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक युक्ति सोचता है और उस युक्ति के अनुसार वह कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है युक्तिकरण, यानी कि वह व्यक्ति युक्ति लगाता है कि समाज में उसकी जो बुराई ना हो। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, अच्छे नागरिक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं। पहला है ऑप्शन दूसरों की आलोचना करना, दूसरा है जिद्दी प्रवृत्ति, तीसरा है दिव्या सपना और चौथा है सामवेगिक नियंत्रण। तो जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है वह क्या है? सामवेगिक नियंत्रण है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, वह है कौन सा है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है रैम और चौथा है रोम। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। 41 का नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता होती है, क्या होती है? ऑप्शन 1 है गति, ऑप्शन 2 है संभरण और ऑप्शन 3 है परिशुद्धता, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर की जो विशिष्टता होती है वह उपयुक्त सभी होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गति भी होता है, संभरण भी होता है और परिशुद्धता भी होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन 1 है शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, दूसरा है पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, तीसरा है प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है और चौथा है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो इसमें कंप्यूटर की जो सह अधिगम की जो विशेषता होती है, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं इसमें अपनी गति से वे सीखते हैं। तो इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा कि कंप्यूटर की सहायता से जो बच्चे होते हैं अपनी गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक, बी है बौद्धिक, सी है सामाजिक, डी है संवेगात्मक और सी है नैतिक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोट में दिया हुआ है, कोड दिया है। ऑप्शन 1 है ए बी सी, ऑप्शन दूसरा है डी और ई, ऑप्शन 3 है ए सी और डी और ऑप्शन 4 है ए बी सी डी और ई। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा चौथा, क्योंकि ए बी सी डी और ई एक क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के 44वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतु को संतुष्ट करती है? दृश्य श्रव्य सुविधा हेतु बताना है इसमें। तो ऑप्शन 1 है रेडियो, 2 है टेप रिकॉर्डर, 3 है स्थिर चित्र और डी ऑप्शन है टेलीविज़न। तो इसमें बताना है, ऑप्शन कोड भाषा में दिया गया सिर्फ डी, दूसरा ऑप्शन है ए और बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी और सी और चौथा ऑप्शन है ए बी सी और डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, ये सुविधा जो होता है अधिगम को असरकारक बनाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र और टेलीविज़न। तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा ए बी सी डी, तो यह सही हो जाएगा, क्योंकि जो अधिगम होता है इसमें अगर ये दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ सुनाए जाते हैं तो अधिगम पे असर पड़ता है और बच्चे सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, जो सीखने में बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसलिए जो दृश्य और श्रव्य सामग्रियां हैं ये अधिगम में असरकारक होती हैं और सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्रियों को अगर साथ साथ उपयोग किया जाए, जैसे टेलीविज़न का, रेडियो का, किसी चित्र का या टेप रिकॉर्डर का, तो उस माध्यम से बच्चे सीखने में वो क्या करते हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं। अगला प्रश्न है,
मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी जो विकास होता है इसका जो सिद्धांत है वह कैसे होता है। तो ऑप्शन ए है दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन 2 है पैर से सिर की ओर, ऑप्शन 3 है बाईं से दाईं ओर और ऑप्शन 4 है सिर से पैर की ओर। तो जो मस्तिष्काधोन्मुखी सिद्धांत है यह सिर से पैर की ओर होता है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है बताना है। पहला है संज्ञानात्मकवाद से, दूसरा व्यवहारवाद से, तीसरा है निमित्तवाद से और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो है वह क्या करता है, व्यवहारवाद से संबंधित होता है, यानी कि सीखना, अभ्यास करना या प्रशिक्षण लेना यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो यह जो व्यवहारवाद है यह प्रशिक्षण एवं अभ्यास से संबंधित है। हम सीखते हैं तो वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार जो होता है समाज में, कक्षा में या जहाँ भी हम रहते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो हमारे सीखने का ही कारण होता है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि जो पशु होते हैं वो सीखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो हैं मनुष्य जो हैं वह क्या करते हैं, अनुशासित होते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। तो उनके अभ्यास में आता है, व्यवहार में आता है। इसलिए जो प्रशिक्षण है ये प्रशिक्षण लेना और अभ्यास कार्य जो करना यह सब व्यवहार को उत्तम बनाता है, व्यवहारिक रूप से उत्तम बनाने में मदद करता है। तो इसलिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास का जो संबंध होता है वह व्यवहारवाद से होता है। तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद से वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए है IBM AIX, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है लाइनक्स, चौथा है यूनिक्स। तो ये जो ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये फायरफॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग यूनिट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस है, क्या है। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है सॉफ्टवेयर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि कंप्यूटर वायरस जो है वह सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, लिंगुआफोन उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है लिंगुआफोन। ऑप्शन 1 है श्रव्य सामग्री का, ऑप्शन 2 है दृश्य शब्द सामग्री का, ऑप्शन 3 है दृश्य सामग्री का, ऑप्शन 4 है क्रियात्मक सामग्री का। तो लिंगुआफोन जो है वह श्रव्य सामग्री है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, दूसरा है स्वाकलन एवं कौशल को प्रतिमार्जित करना, तीसरा है प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, चौथा है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो ये जो 50 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, जो अन्य विकल्प हैं उनसे ये संबंधित नहीं है। तो प्रश्न सत्रों को संगठित करना है यह, और तीसरा है प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, उसके बाद है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। ये 3 जो हैं संबंधित हैं, लेकिन जो इसका दूसरा है ऑप्शन स्व आकलन और कौशल का परिमार्जन करना यह इससे संबंध नहीं रखता है। तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन होता है वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना यह इन तीनों ऑप्शन से संबंधित नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया। क्या आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। हम फिर से SST के प्रश्नों के साथ मिलते हैं। हमारी वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।